कि प्रशांत किशोर ने अब तक अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर का पूरा कैलकुलेटेड जो है वो प्लान तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहे बेलागंज में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा कहा जाए तो झटका दिया है, और इस झटका को लेकर के कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी जनता दल यूनाइटेड की। परंपरागत अगर देखा जाए तो यहाँ 2 लोगों का कब्जा रहा है, या तो मांझी परिवार का या फिर उदय नारायण चौधरी के परिवार का। यहाँ की जो परिस्थितियाँ बनी है और सीटों का समीकरण जो बना है, जो जातीय समीकरण यहाँ बना है, वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। प्रशांत किशोर ने पहले से ही तय कर लिया था, आपको हमने बताया भी था कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो बेलागंज से मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। और क्यों उतारेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अभी एक खबर आ रही है, जो खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। खबर ये है कि प्रशांत किशोर ने अब तक अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यानी कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से इस 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर के आश्वस्त हैं कि उन्हें करना क्या है, और उनकी दिशा पहले से निर्धारित है। जबकि आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधन, जो मुख्य गठबंधन है, वो असमंजस की स्थिति में है, और इसी को लेकर के पूरी की पूरी बाजी ही प्रशांत किशोर ने पलट दी है। कल तो चर्चा ज़बरदस्त हो रही थी जब प्रशांत किशोर गया में बैठ करके और अपने उम्मीदवारों का चयन कर रहे थे। उसके लिए मीटिंग बुलाई थी उन्होंने। उस मीटिंग में ज़बरदस्त हंगामा हुआ, और हंगामे के कारण प्रशांत किशोर ने उस मीटिंग को वहीं निरस्त कर दिया और फिर 12 घंटे का समय मांगा। उसके बाद सब कुछ आपके सामने जो तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, वो तस्वीरें स्पष्ट कर चुकी हैं कि प्रशांत किशोर ने एक फिर से बने बनाए माहौल के तहत उम्मीदवारों की घोषणा की, और किसी ने भी उस पर आपत्ति दर्ज नहीं की। यानी कि प्रशांत किशोर का पूरा कैलकुलेटेड जो है वो प्लान तैयार है। अब इस प्लान के पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं, और हम क्यों कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बाजी पलट गई है। तो इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि एक लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहे बेलागंज में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा कहा जाए तो झटका दिया है, और इस झटका को लेकर के कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी जनता दल यूनाइटेड की। क्योंकि यहाँ से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहा है, और दूसरी तरफ इमामगंज, उस सीट पर भी उम्मीदवार की घोषणा होने के साथ चर्चा बहुत ज़बरदस्त होने लगी है। और यहाँ से परंपरागत अगर देखा जाए तो यहाँ 2 लोगों का कब्जा रहा है, या तो मांझी परिवार का या फिर उदय नारायण चौधरी के परिवार का। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर ने वहाँ भी एक बड़ा खेल कर दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावे, हालांकि तरारी में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इन 2 सीटों की चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि तरारी की चर्चा तो खूब हुई है। एसके सिंह को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई हैं। एसके सिंह ने खुद ही कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जनसुराज और वहाँ की जनता, तरारी की जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियाँ बनी है और सीटों का समीकरण जो बना है, जो जातीय समीकरण यहाँ बना है, वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। प्रशांत किशोर ने पहले से ही तय कर लिया था, आपको हमने बताया भी था कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो बेलागंज से मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। और क्यों उतारेंगे? तो इस तरह के प्रयोग उन्होंने पहले देख लिया है। 2015 में उन्होंने इस प्रयोग को देखा था, और उससे आधार पर जिस तरह से 2015 में वहाँ का चुनाव हुआ था, और 2015 की परिस्थितियाँ बनी थी कि वहाँ से मोहम्मद सलीम ने कड़ी टक्कर दी थी सुरेंद्र यादव को। सुरेंद्र यादव 7 बार वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, और इस बार अपने पुत्र विश्वनाथ यादव के लिए वो वहाँ फील्डिंग कर रहे हैं। किसी तरह का कोई जिस नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में कोई सुरेंद्र यादव का टिकट काट दे, ये संभव नहीं है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें जातीय समीकरण को यदि बहुत गंभीरता से हम देखें तो प्रशांत किशोर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और इस मास्टर स्ट्रोक के तहत न तो वहाँ जदयू और न ही राष्ट्रीय जनता दल, दोनों को पानी पिला दिया है, और दोनों की जीत जो आश्वस्त नज़र आ रही थी वो नज़र नहीं आ रही है। जदयू के तरफ से भी अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभावित उम्मीदवारों में मनोरमा देवी या उनके पुत्र रॉकी यादव का नाम सामने आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 2 बाहुबली कहे जाने वाले नेता
जिसमें बिंदी यादव के बारे में भी कहा जा रहा था, तो वहीं सुरेंद्र यादव के बारे में भी वहाँ के दबंग नेताओं में उनकी गिनती होती है, चाहे वो जिस कारण से हो। सुरेंद्र यादव अपने पुत्र को लड़ाना चाहते हैं, तो वहीं मनोरमा देवी का एक मामला जो सामने आया है उसको लेकर के संभावना व्यक्त की जा रही है कि रॉकी यादव को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन रॉकी यादव पर भी संशय के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन चर्चा ये नहीं है, चर्चा ये है कि बेलागंज में जिस तरह का समीकरण साथ दिया है प्रशांत किशोर ने, दोनों ही खेमे की कहीं ना कहीं फेफड़ी सुखा दी है। अब ऐसी स्थिति में एमओआई समीकरण तो पूरी तरह से ध्वस्त हो ही रहा है, वहीं उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं एक और मामला सामने रख दिया है मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके। यहाँ से बेलागंज से उन्होंने खिलाफत हुसैन जो कि प्रोफेसर हैं, थे प्रोफेसर, उनका नाम आगे किया है और वहाँ वो प्रचार्य भी हुआ करते थे, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। उनकी पूरी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो बेलागंज का वोटिंग ट्रेंड है जो अब तक होता आया है, वो एमओआई समीकरण बहुत भारी पड़ा है। और पिछले 2020 के चुनाव में जो आज सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल से अभय कुशवाहा, वही सुरेंद्र यादव के विरुद्ध चुनाव लड़े थे बेलागंज से, जो बुरी तरह से हार गए थे। आज एक और परिस्थिति पैदा हुई है जिसमें वहाँ जो स्थिति है उसमें 2,87,000 के आसपास वोटर हैं बेलागंज में, जिसमें 70,000 के आसपास यादव उम्मीदवार हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं। और वहीं मुसलमानों की बात करें तो 62 से 65,000 के आसपास मुस्लिम आबादी है। यानी एमओआई समीकरण मिल जाए तो वहाँ जीत हार का आंकड़ा तय हो जाता है, बाकी की जातियों को आप अलग कर दीजिए। अब ऐसी स्थिति में जब 50-50 का आंकड़ा हो तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जब उतारा गया है, और वो भी सर्वसम्मति से उतारा गया है, कल जो बवाल हुआ उसके बाद से फिर सर्वसम्मति बनाई गई और खिलाफत हुसैन के नाम पर ही मुहर लगी जो कल भी लगानी थी। अब ऐसी स्थिति में एमओआई समीकरण तो ध्वस्त हो गया है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ ग्राफ थोड़ा सा गिरता है, तो वहीं नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी को भी यहाँ भजाने की पूरी कोशिश की गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी किनारे बैठ करके जो बंसी लगा करके देख रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एससी यहाँ 50,000 के आसपास है, ब्राह्मण 5,000 है, भूमिहार 20,000 है। तो वहीं कोयरी और कुशवाहा समाज जो हैं उनको मिला जुला करके 25,000 के आसपास वोटर हैं। तो राजपूत 15, बनिया 10,000 और ईबीसी ओबीसी मिला करके 30,000 के आसपास वोटर हैं। तो मुस्लिमों की संख्या हमने बताया कि 62 से 65,000 के बीच है। और यही वो दाव है जो आने वाले मुख्य चुनाव जो बिहार में विधानसभा के होंगे उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर किस तरह से ये पूरा समीकरण ही बिगाड़ देंगे। एमओआई समीकरण तो निश्चित रूप से बेलागंज में बिगाड़ रहा है। अब हम इमामगंज की बात करते हैं। इमामगंज में डॉक्टर को, ऐसे डॉक्टर को खड़ा किया गया है जो वहाँ डॉक्टरी करते हैं और डॉक्टरी के पेशा में उन्होंने अपना अच्छा खासा सामाजिक समीकरण भी बना के रखा है। समाज में काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उनको, लोगों के प्रति वो समर्पित भी रहते हैं। और कोविड के काल से लेकर के अब तक उन्होंने लगातार सेवा का एक व्रत लिया है जो पूरा करते हैं। मुस्लिम समाज, माफ़ कीजिएगा, शेड्यूल कास्ट से आते हैं और शेड्यूल कास्ट से आते हैं, डॉक्टर हैं, तो निश्चित रूप से उनकी पहचान एक मजबूत, कहा जाए तो सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर ऐसे भी लोगों के टच में, संपर्क में रहता है। और ख़ास करके जब डॉक्टर लिबरल बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा सामाजिक हो, लोगों की निस्वार्थ सेवा करता हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें होती है। अब जो दाव लगाया जा रहा था कि तरारी हो या फिर बेलागंज हो, दोनों जगह एक बुजुर्ग उम्मीदवार को उतारा गया है। उसको काटने के लिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने एक बड़ी चाल चली है और इमामगंज से एक युवा उम्मीदवार को जो 44 वर्ष की आयु के हैं उनको उतार करके अपना विजन जो है एकदम क्लियर कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो किस तरह से परेशान कर रही है जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और जीतन राम मांझी को। हालांकि तरारी में लड़ाई माना जा रहा है कि दुतरफा होगी और इस लड़ाई में एक बड़ा गेम प्लान कर सकते हैं एसके सिंह। लेकिन आप समझिए कि तरारी के बाद एक सीट और रामगढ़ बचा हुआ है, वहाँ का समीकरण क्या होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 4 सीटों में 2 सीट भाजपा लड़ रही है, तरारी और रामगढ़। 2 सीटों पे जो एनडीए के अन्य घटक दल लड़ रहे हैं वहाँ का समीकरण देख करके ऐसा लगता है कि भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक रणनीति ऐसा चल रहे हैं जिस रणनीति के तहत वो अपने उम्मीदवार को मजबूत तो बता ही रहे हैं, लेकिन अगर वो चूके तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल को जहां बेलागंज में, वहीं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी दोनों को परेशान कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को परेशानी करने का दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आया है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। समीकरण बदल रहे हैं और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और मांझी को एक बड़ा झटका निश्चित रूप से, माफ़ कीजिएगा, प्रशांत किशोर ने दिया है अपनी जनसुराज पार्टी के तरफ से। और प्रशांत के कैंडिडेट जीत हार का फैसला करेंगे ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इनके वोट पर ही निर्णय होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।